नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी करने के लगभग 1 हफ्ते बाद उद्योगपति और मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी ने आज अपने बचाव का पहला कदम उठाया। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर सफाई दी कि अमेरिकी कोर्ट के आरोपों में कोई दम नहीं है, उन्होंने कहीं कोई रिश्वत नहीं दी और वो बिल्कुल बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके भांजे सागर अडानी और सीईओ विनीत जैन का नाम पहले और 5वें काउंट आरोप में नहीं है। कुछ अधिकारियों के नाम ज़रूर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे खुद को पाक-साफ बता रहे हैं। इसके बाद इसी आधार पर जो कुछ सेबी को लिखे पत्र में था, उनके वकीलों ने भी मीडिया के सामने उनका बचाव किया। ये तो साफ है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानता, भले ही उसने कोई बड़ा अपराध किया हो। इसीलिए राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी सफाई बेमानी है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कांग्रेस की ओर से अडानी की दलीलों का पोस्टमार्टम भी आ चुका है। अडानी के सीधे मैदान में उतरने तक मोदी जी की पार्टी यानी बीजेपी ही मोर्चा संभाले हुए थी। वो ये कहते हुए बचाव कर रही थी कि जिन 5 राज्यों में रिश्वत खिलाने की बात की जा रही है, उनमें से 4 में तो विपक्ष शासित राज्य थे वो। वो ये भी तर्क दे रही थी कि ये तो अमेरिकी कोर्ट का मामला है और भारत का भला इससे क्या लेना-देना है। लेकिन जो बड़े सवाल इस रिश्वत कांड से उठे हैं, उनके जवाब बीजेपी ने नहीं दिए हैं और ना ही अडानी दे रहे हैं। सवाल नंबर 1 तो ये है कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से 25,000 करोड़ बिना ये बताए उगाहे कि वे इस पैसे का इस्तेमाल भारत में घूस देने के लिए भी कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, उन्होंने वहाँ की न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाली थी, ये उन पर आरोप है। सवाल नंबर 3, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेसी की को ज़्यादा दरों पर बिजली बेचने के लिए उन्होंने दबाव डाला या नहीं? और चौथा सवाल, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में उन्होंने ये खेल किया है, इसकी जानकारी सेबी से क्यों छिपाई? अब मुद्दा ये है कि ये बचाव अडानी के लिए काम करेगा क्या? क्या ये सिर्फ मोदी सरकार को बचाने के लिए किया गया है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजू परुलकर हैं, तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है राजू जी आपका सत्य हिंदी में। मेरा पहला सवाल ये है कि एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट करो और दूसरी तरफ ये इस तरह की सफाइयां दे रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, वो बिल्कुल बेकसूर हैं, कोई छोटा-मोटा गड़बड़ी हुई होगी तो वो हम वहाँ पर जुर्माना दे के और फ्री हो जाएँगे, मुक्त हो जाएँगे। देखिए पहली बात तो सबसे पहले गौतम अडानी और उनके जो साथी हैं उनको अरेस्ट होनी चाहिए भारतीय कानून के अनुसार क्योंकि 2023 में मार्च या अप्रैल में शायद उनके जो भांजे हैं अपने सागर अडानी जो भी है उनकी पूरी शिनाख्त हुई वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और वहाँ पर उनसे इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत थे उनसे इकट्ठा किए गए ये जानकारी अनिवार्य है किसी भी जो लिस्टेड कंपनी है उसके मालिक को कि सेबी को दे दे। तो अगर आज खत लिख के अडानी ये सब बता रहे हैं, तो आप समझ लीजिए 2023 से आज दिसंबर 2024 तक जितने निवेशक हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा जो राहुल जी बार-बार कहते हैं, उन निवेशकों ने लगाए हुए पैसे और सारी चीज़ें जो है उनको चीट किया है अडानी ने। अडानी कॉर्पोरेशन ने। तो इसके लिए ज़िम्मेदार आज आप समझ ही लीजिए सर कि जिस दिन ये पेपर में आया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ, यानी प्री ट्रायल स्टेज है अभी, ट्रायल तो अभी होगी। मैं उसके ऊपर आता हूँ। वो जो मुकुल रोहतगी और जो महेश जेठमलानी कह रहे हैं, वो कैसे आधा सच है और आधा झूठ है, वो उस पे भी हम लोग आते हैं। लेकिन जब ये हुआ तब फौरन भारत की सारी एजेंसियों को ये जानकारी देना अनिवार्य है। अगर बिना ट्रायल के उमर खलीद 5 साल अंदर रह सकते हैं मोदी जी की कृपा से, उनके लिए ये इनमें से कोई वकील मुकुल रोहतगी ना महेश जेठमलानी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्योंकि उनके मानव अधिकार का हनन हो रहा है। तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ है यानी ये गिल्टी है। यानी हुँ, इनोसेंट है जब तक उसको गिल्ट वो तो लिखा जाता है। जैसे कि बिल्कुल। हर चीज़ पे लिखा जाता है कि आपकी जो
जो भी आप आइटम खरीदते हो कहीं से भी, तो उसके ऊपर एक वार्निंग लिखी जाती है। इसका मतलब वो वार्निंग आइटम के बारे में नहीं होता है। वो बचाव होता है, यानी हम किसी भी एग्रीमेंट को एग्री करते हैं हर चीज़ को, तो हम थोड़ी वो सारी चीज़ पढ़ते हैं और करते हैं, यानी आप तो नेट पे तो देख नहीं रहे। खैर, बिल्कुल। मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ, तो आज के दिन ईडी, सीबीआई, आईटी, ये लोग जो लोग बहुत उत्साह से गए 10 साल में विपक्ष के लोगों को, जर्नलिस्ट को, एनएसए, एनआईए, ये सारी जो एजेंसियां हैं, ये जो विपक्ष के लोगों को घर में जाके छापे मार रही थी और छोटे उद्योजकों को, यानी उद्योगपतियों को, जैसे जीवीके, उसके बाद में उनको अडानी ने अपने मुंबई का एयरपोर्ट ले लिया। जैसे कि प्रणव रॉय, डॉक्टर प्रणव रॉय, एनडीटीवी, जिसका कोई, अभी तो ये यहाँ तक आ गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो उनको बस डराने के लिए, तकलीफ देने के लिए, हरास करने के लिए और अडानी को टेक ओवर एनडीटीवी करने के लिए सब किया गया। एक्चुअली आज ईडी का काम था, सीबीआई का काम था और आईटी का काम था, एनएसए, एनआईए का काम था कि अडानी पे छापे मारे। तो वो गायब है, वो पूरी तरह से शांत है। और यहाँ पर पूर्व अटॉर्नी जनरल जो है मुकुल रोहतगी और महेश जेठमलानी, इनकी मैंने इन 11 सालों में, मोदी कार्यकाल में, उनको मैंने तभी देखा है कि जब मोदी बहुत सारी समस्याओं से या पेच में फंस जाते हैं, तभी ये सामने आते हैं। वरना लोग जो भारत के लोग हैं या भारत की देश की जो समस्याएं हैं, इसके लिए इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली हुई मैंने तो नहीं देखी। अब इनको, निवेशकों ने इन दोनों को ये करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये दायर करना चाहिए। मुझे मालूम होगा मंजूर नहीं होगा कि इनकी वकालतनामा ही कैंसिल कर दे, क्योंकि जी, किसी एक व्यक्ति को, मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, अडानी का सीन क्या है, तो ये लोग जो कह रहे हैं, देखिए, अडानी जो है वो सिक्योरिटी फ्रॉड कॉन्स्पिरसी, वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरसी और सिक्योरिटीज फ्रॉड, ये 3 काउंट पे तो पूरी तरह से उसको दोषी मैंने पकड़ के चल रहे हैं। जब इनोसेंट अब तब तक बाहर है, अभी उनको जवाब बिल्कुल। दिया है उन्होंने। आप जो बोल रहे हैं, यानी वो लोग दोनों जो बोल रहे हैं, वो फॉरेन करप्ट सिक्योरिटीज एक्ट यानी एफसीपीए पे बोल रहे हैं। वो एफसीपीए में वो क्या बोल रहे हैं, वो आधा सच बोल रहे हैं। वो अभी ट्रायल के बाद प्रूव होगा। एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि भारतीय ना, और वो उसमें गुनाह किया है या नहीं किया है बात नहीं है। ये जो एक्ट है एफसीपीए अमेरिका का, संयुक्त अमेरिकन गणराज्य का, तो वो जो एक्ट है वो अमेरिकन जो सिटीजन है उसको लागू है। इसलिए जी, अडानी उससे बाहर है, इसलिए ये लोग खुश है, रोहतगी और जेठमलानी। अब जी, आपने किसी देश में कत्ल किया है किसी आदमी व्यक्ति ने, और देश में आने के बाद वो देश का कानून है कि ये देश में उसी को पकड़ा जाएगा जिसने कत्ल इस देश में किया होगा और नागरिक भी इस देश का होगा। तब ये खुश होने वाली बात जैसी है, यानी आप कहीं भी जाके कहीं भी मुंह मार के आओ, हम यहाँ आपका बचाव करेंगे। ये सुविधा सिर्फ अडानी को उपलब्ध है। एक बात। दो, इनको ये नहीं बताया इन दोनों ने कि ये जो एक्ट, जो काउंट लगाए हैं, उसके तहत सालों तक उनको सजा हो सकती है और भारत के पास प्रत्यार्पण की यानी एक्स्ट्राडिशन की मांग अमेरिका कर सकती है सरकार। इनका सारा भरोसा क्या चीज, किस चीज पे है मैं बताता हूँ, और इसकी वजह से वो भारत देश की इज्जत साख पे मोदी ने लगाई है। और इन इन लोग वकीलों ने ये कहते हैं कि डेमोक्रेट, यानी डेमोक्रेट्स का मतलब अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, एक जी, डेमोक्रेट है और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। तो डेमोक्रेट का मतलब आधी अमेरिका है, करीब-करीब आधी अमेरिका। तो बिल्कुल, पूरी आधी अमेरिका से आधे पूरे भारत की दुश्मनी कराने की इनकी कैसे हिम्मत हो गई? बिना, यानी इसका मतलब ये है, ये भयानक है। हम नहीं बिल्कुल। मंजूरी देते, हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हमारी तरफ से ये बात नहीं हो रही है। हम नहीं कहेंगे कि, ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेट्स लोगों ने उनको फंसाया है। तो बिल्कुल। इनकी अभी आशा किस बात पर है कि माय फ्रेंड डोलांड आएगा 20 जनवरी को और जी, मेरे गौतम और सागर को बचाएगा। तो जी, ये बात पर इनकी सारे आशाएं टिकी हुई है। जी, इसमें एक चीज़ जो पॉइंट अभी आप बोल रहे थे उसमें ये है कि ये तो चलिए अमेरिकी नागरिक नहीं है लेकिन बच जाएँगे। लेकिन जो अजूरे है, जो इनकी पार्टनर कंपनी थी, वो तो वहाँ लिस्टेड है। तो वो उसमें उसमें तो ये इनका फँसना स्वाभाविक है। वहां तो देखिए, मैं बोल रहा हूं, एक तो 3 काउंट बाकी हैं और
अन्य ये का एफसीपीए में भी उनकी कंपनी है, इसलिए इनको एक्स्ट्राडिशन का मांग हो सकती है अभी आगे जाकर, और उससे ये मुक्त नहीं है और ना ही मुक्त हुए हैं। मुझे तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेबी का ये दायित्व बनता है सर, 2023 से लेके आज तक इन्होंने जो फ्रॉड किया है अमेरिका में, ऐसा कहा गया है अमेरिकन कोर्ट द्वारा, उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन ना करने के लिए सेबी को भी जिम्मेदार पकड़ना चाहिए, और उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। और ये ऐसा ही है, ये श्रृंखला जो है वो ऐसी ही है, इसलिए मोदी डर गए हैं। उनकी जी तोते की जान है, उसको खतरा पैदा हो गया, इसलिए मुकुल रोहतगी एक तरफ और दूसरी तरफ मैं। देखिए मुझे आप बताइए, मुकुल रोहतगी अगर पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहे हैं, ये अडानी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, अडानी अपनी सफाई खुद देगा, और महेश जेठमलानी भी ये यही कह रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनल, ये इनको अपना काम नहीं है क्या? या बिल्कुल। ये अपनी पर्सनल राय बिना मुफ्त की कब से देने लगे? देखिए जी आपके बारे में, देखिए हम जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, 10 लोग 10 सवाल पूछते हैं, 10 खत पर 10 नोटिस भेजते हैं। तो हमारे लिए इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की। मैंने जैसे कहा, उमर खलीद और कई लोग जो अंदर हैं बिना ट्रायल के, उनके लिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इन्होंने जी इतने 11 सालों में इतने लिंचिंग हुए हैं मुसलमानों के, उसके ऊपर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो ये अडानी के ऊपर अचानक उनको व्यक्तिगत रूप से इतना मोह माया, प्यार, मोहब्बत और जी दूध क्यों आने लग गया? तो जी ये जो है वो मोदी की तरफ से ये बात कर रहे हैं। ये पूर्व अटॉर्नी जनरल है, ये छुपा नहीं सकते मुकुल मुकुल बिल्कुल। रोहतगी। और बिल्कुल, दूसरी ये तरफ तो महेश ऑब्वियस है, जेठमलानी तो बिल्कुल दिख रहा है। मेंबर है जी, बीजेपी के। बिल्कुल बीजेपी के एमपी ही हैं। ये मैं सुचेता दलाल की बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी आई है इस पर कि अगर दोनों साफ-सुथरे हैं, गौतम अडानी और उनके भांजे, तो क्या वो अमेरिका जाएँगे? क्योंकि खतरा ये है कि अगर ये अमेरिका गए तो वहीं अरेस्ट हो जाएँगे। सर सिर्फ गौतम और सागर अडानी नहीं, अमित शाह भी जाएंगे तो उन्हें अरेस्ट कर किया जा सकता है किसी वो तो अन्य दूसरा तरीके मामला है। जी, से। हाँ, दूसरा मामला है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं हमारे, हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे हमारे गृह मंत्री होंगे, या फिर हमारे एनएसए चीफ है अजीत डोभाल साहब, फिर ये महान देश के सुपुत्र जो है भगत सिंह के बाद पहली बार किसी वकील ने इंडिपेंडेंटली जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, तो वो गौतम अडानी है। वो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए भारत रत्न ही होना चाहिए उसको। तो बिल्कुल। वो जो है, तो मैं मानता हूँ कि 1931 में हमारे देश के वकीलों ने भी इतना नहीं किया होगा भगत सिंह को बचाने के लिए। लाहौर लाहौर में कैद थे तो मार्च में फांसी हो गई, उससे जी, बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ होगा ऐसा कोई। तो वो जी, अडानी को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, तो ताकि देश अडानी के हवाले कर दे, इसके लिए दी थी कुर्बानी। लोगों को सवाल पूछता हूँ मैं, ये निवेशक 10 करोड़ अंधे की तरह अंधभक्त बने बैठे हैं मोदी के, तो उनको ये पूछना चाहिए कि आपके लिए इतने लोगों ने 1947 तक कुर्बानियां दी, वो इसलिए कि आप अडानी को देश दे दे और अडानी चाइना को दे दे। ये एक चाइनीज पार्टनर के साथ काम करते हैं, उनका प्रभुत्व है, और इसलिए चाइना के बारे में मोदी साहब कुछ नहीं बोलते। और आज जी, जब बोलने की बारी आई, तो आज ईडी और सीबीआई, आईटी सब अडानी के घर पे चाहिए थे, तो वो तो ऑफिस में चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसा देश को चला रहे हैं, एक जी, माफियाई संगठन की तरह चला रहे हैं। राजीव जी, ये एक तो इसका इस पूरे कांड का एक हिस्सा अमेरिका है, वहाँ जो प्रोसेस होनी है। एक हिंदुस्तान में होना है जिसकी आपने ज़िक्र किया कि सेबी को इन्होंने जानकारी नहीं दी, वो एक क्राइम है। इसके अलावा जहाँ-जहाँ इन्होंने रिश्वत ऑफ़र की है, उसका वो भी डॉक्यूमेंटेड है। तो उन अधिकारियों के खिलाफ उन स्टेट्स में छापेमारी, पूछताछ ये सब भी होना चाहिए था, वो भी कुछ नहीं हो रहा है। सर, आपको मैं कहता हूं कि जेपीसी की जरूरत इसीलिए थी कि प्रधानमंत्री की भी पूछताछ होनी जरूरी थी, क्योंकि श्रीलंका की संसद में वहां पर कहा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अडानी को हम दे रहे हैं, बस मोदी जी की सिफारिश पे दे रहे हैं। अब केनिया के कोर्ट ने वो कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए कैंसिल कर लिया कि अडानी एक बहुत बड़ा फ्रॉडुलेंट ये है। तो ये सारी चीजें, बांग्लादेश से हमारा कोई पैसे दुश्मनी नहीं थी, ये अडानी की वजह से हुई। और आपको मैं बताता हूँ, याद है आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिस दिन आया, तो मोदी जी के मित्र नेतन्याहू जी है, जो अब इंटरनेशनल क्रिमिनल वो भी हैं,
वो भी वांटेड है सारी यूरोप और अमेरिकन, कई नॉर्थ अमेरिकन देशों में। तो जो वांटेड है नेतन्याहू, उनके साथ इन्होंने हाइफा पोर्ट पे जाके तस्वीरें खींची थी, ताकि ये दिखाने के लिए कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट है हिंडनबर्ग के खिलाफ। तो हम्म, एक ही सपोर्ट था और वो था नेतन्याहू जी का। तो नेतन्याहू का अपना चरित्र क्या है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा वॉर छेड़ के बैठे हैं, क्योंकि खुद को वो करप्शन से बचाना चाहते हैं, जबकि इजराइल के नागरिक रास्ते पे उतर रहे हैं कि नेतन्याहू रिजाइन करे। तो उनके मोदी जी खिलाफ भी सालों अरेस्ट से ये वारंट कहते हैं कि जारी हो नेतन्याहू, चुका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, नेतन्याहू के खिलाफ भी वार क्राइम्स के लिए। जी। हाँ, वॉर क्राइम का क्राइम के लिए उनको अरेस्ट वारंट निकल चुका है, और उन्होंने ये पूरा जो खेल खेल रहे हैं, वो आग के साथ खेल रहे हैं, मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, वो सारी चीजें अब फ्रांस से लेके, स्पेन से लेके, आयरलैंड से लेके कनाडा तक सबने मान लिया और उनको अरेस्ट के लिए, और यूके, इंग्लैंड, इन्होंने भी, जहां जिसका कानून यहाँ हम लोग भी फॉलो करते हैं एक तरह से, तो वो सारी फाइव आईज ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि नेतन्याहू का, उनके साथ फोटोग्राफ है अडानी की, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था हाइफा पोर्ट लेने के लिए। तो ये एक पूरी का पूरा एक कार्टेल बन गया है, जैसे अल चैपो मेक्सिको में था, सिनालोआ कार्टेल, मैंडेलिन कार्टेल कोलंबिया में था पाब्लो एस्कोबार का, वैसे ही ये एक कार्टेल बन गया है आशिया में, और बहुत खतरा है उसको, दुनिया को, विश्व को। और इसमें इसमें आरएसएस को अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। आरएसएस राष्ट्र सर्वोपरि कहता है, देश सर्वोपरि कहता है, तो इसका मतलब क्या अडानी सर्वोपरि है, या वाकई में निवेशक सर्वोपरि है? अगर निवेशक सर्वोपरि है तो देश सर्वोपरि है, और फिर आपको अडानी के खिलाफ रहना पड़ेगा खड़ा, या फिर जी। देश को आप नहीं मानते, अडानी को मानते, तो वैसा स्पष्ट करिए। लेकिन नहीं, आप गोल नहीं, मटोल बात मत करिए, गोलमोल करके नहीं, बात मत आरएसएस करिए, ये आरएसएस हेराफेरी के है। लिए आरएसएस के लिए सत्ता और एजेंडा सर्वोपरि है। उन्हें अडानी से और निवेशकों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजू साहब, मैं जिस मुद्दे पर आ रहा था कि एक तो सेबी का मसला है, एक दूसरे इन तमाम जगहों पर पूछताछ होनी चाहिए, उस मामले में कुछ नहीं हो रहा। फिर सेसी जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, नवरत्न है, केंद्र सरकार के मातहत काम करती है, उस पर किस तरह से प्रेशर डाला गया, उससे क्यों बड़ी बड़ी कीमतों में बिजली बेचने के लिए कहा गया, उस पर किसने प्रेशर डाला, ये सब जांच तो होनी चाहिए ना। हाँ, उसके ऊपर सर, वॉइस फॉर डेमोक्रेसी और मनी लाइफ ने उसके ऊपर विस्तार से लिखा है। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों में से जो विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी जो नवरत्नों में से एक कंपनी है, उसको किस तरह से दबाव में लाया गया, ये मोदी सरकार द्वारा। देखिए, आपको मैं एक बताता हूँ, जेपीसी बैठती है तो पहले दिन सरकार ही गिर जाएगी। सर, इस पूरे खेल का, ये स्टोरी का निचोड़ क्या है मालूम है? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर बोफोर्स कांड में राजीव गांधी को जो जिस तरह से जाना पड़ा, या फिर कोलगेट और 2G, जो ये सारे थे नहीं, परसेप्शन में क्रिएट किए थे बीजेपी ने, तो उसमें प्रधानमंत्रियों को जाना पड़ा, तो इसमें प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए आज तक, और अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री को, यानी कैबिनेट को पूरे। ये इसका सार है, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। और ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ना आए, इसलिए देखिए संसद भी 27 तारीख तक, यानी आज का दिन बचा लिया, तो वो हर चीज को बचाना चाहते हैं, अपने को बचाना। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खुद नहीं लेते 11 साल से, ना इलेक्शन कमीशन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद एक के पीछे एक बियर बाइसेप बाकी रहा है वहां पर इंटरव्यू देना उनका। बाकी हर जगह जाके सफाई दे रहे हैं कि उनका कॉन्शियस कितना क्लियर था। तो हम सब जानते हैं उनका कॉन्शियस क्या था और क्लियर कितना था। तो सर, ये जो खेल है, कार्टेल का खेल है। देखिए, जुडिशरी में अभी तक, इसको आपने याद करो सर, करिए सर, कि अरुण मिश्रा साहब थे जस्टिस, उन्होंने एक के पीछे एक अडानी को सपोर्ट किया। ये एक बिल्कुल। नहीं है, इनके साथ बहुत लोग हैं, इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए इन लोगों की। जैसे तो श्रीलंका में हुआ, वैसे होने पर इनका सफाया होगा ऐसा लगता है, क्योंकि मोदी और शाह और इनके गिरोह ने सबका मुंह बंद करके रखा है, और सब डरते हैं, क्योंकि अ, वही कार्टेल का रूल है, या तो लेड और सिल्वर, या तो आपको गोली मिलेगी या पैसा मिलेगा, यानी आप मोह में फंसो या मरो। तो जो जस्टिस लोया को जस्टिस नहीं दे पाए, वो चीफ जस्टिस हमको क्या बताएंगे कि वो क्या देरी कर रहे हैं, और क्या अपने कॉन्शियस को भगवान से डायरेक्ट अनुमति लेकर बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें फेल है। अडानी के सामने पूरा देश गिरवी रखा गया है, और अडानी देश को चला रहे हैं, और आप
अडानी के खिलाफ राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, संजय सिंह आप पार्टी के और अन्य कई सदस्य थे जिन्होंने बात किया, उनको कठोरतम सजा भुगतनी पड़ी, उनकी सदस्यता रद्द की। तो आप समझिए, आप इस सरकार की एक बार आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अडानी के बारे में बोले तो आप यानी अनक्राउन किंग ऑफ इंडिया मिस्टर गौतम अडानी, ऐसा उनका वो होना चाहिए। आप भी यानी रिस्क ले रहे हैं। कौन काफी रिस्क ले रहे हैं। आप भी रिस्क ले रहे हैं। हम हमेशा रिस्क लेते हैं सर, क्योंकि हमारा दायरा वहीं से शुरू होता है जहां से रिस्क शुरू होता है। जी। क्योंकि सर ये हमारे, आपको मैं बताता हूँ एडिटर सर, कि हमारा देश आजाद हुआ है तो कई लोगों ने अपना लहू बहाया है, कई लोग फांसी पर गए। ये सारी चीजें जो मैंने बोली वो ना बोल के भी मेरा अच्छा चलता है। मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ और आराम से जिंदगी जी सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे कि इनसे पंगा ले। प्रॉब्लम ये है सर, हमारे पुरखों ने जो खून बहाया, फांसी पर गए और जो रातें गुजारी अंडमान में वगैरह, तो वो इसलिए नहीं की कि लोगों को बर्बादी की तरफ लेके जाया जाए और अदानी जैसे एक आदमी के हाथ में पूरा देश दिया जाए और एक कार्टेल देश चलाए। उन्होंने एक मॉडर्न रिपब्लिक के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाई थी। भगत सिंह का हमने जिक्र किया, तो उनका जो उनकी जो पार्टी थी वो इसीलिए चलाई थी उन्होंने कि उनके साथी सुखदेव राजगुरु। तो सर जी। मैं रिस्क क्या ले रहा हूं सर? सर उन्होंने जो रिस्क लिया है उसको मैं बस श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं ये बात करके। बिल्कुल। राजू ये बताएं कि अब हम इसके थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर आते हैं कि इस समय लगभग 5-6 दिन बाद अडानी ने अपना डिफेंस पब्लिकली रखा है। क्या ये डिफेंस इसलिए आया है कि बीजेपी अपना डिफेंस तैयार कर सके? बीजेपी के पास अभी कुछ ठोस था नहीं अडानी के को डिफेंड करने के लिए। वो इधर-उधर के तर्क दे रही थी जो चल नहीं रहे थे। और फिर संसद में भी इस पे चर्चा होनी विपक्ष अड़ गया है। तो क्या ये एक टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर मुझे पहले यकीन नहीं था। आप देखेंगे कि मेरी टाइमलाइन देखिए ट्विटर की, एक करीब 5-6 साल पहले मैं अडानी के लिए पक्ष में या खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा था मैंने। तब तक मैं देख रहा था क्योंकि राहुल गांधी बहुत बार बात करते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतना गहरा है। मुझे लगता था कि जैसे कि पहले के ज़माने में भी लेफ्ट की ओर थोड़ा झुकने वाला कोई भी व्यक्ति या फिर लोगों की ज़्यादा कल्याण की बात करने वाला व्यक्ति टाटा बिरला जैसे कहता था, वैसे है ही है। लेकिन मामला कहाँ गड़बड़ा गया मालूम है आपको? मैं बताता हूँ कि ये पॉलिटिकली आप अडानी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको बीजेपी जवाब देने लग गई। ये हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं था। हर्षद मेहता के लिए कांग्रेस ने कभी जवाब नहीं दिया, ना केतन पारेख के लिए कांग्रेस ने जवाब दिया, ना कोलगेट स्कैम के लिए कांग्रेस ने जो भी जवाब दिया जेपीसी को खड़ा किया। यानी राजीव गांधी के पास 414 सांसद थे, फिर भी बोफोर्स के लिए अरुण जेटली का जेपीसी बनी थी। तो बात यह है कि ये सारी चीजें बन करके सिर्फ ट्रोल्स को काम पे लगाया गया और ऐसा दिखावा किया गया है जैसे कि अडानी की नींव को हिलाने का मतलब यह है कि भारत माता को आप पूरी तरह से दुश्मन बन गए हो। तो यह एकदम झूठ है, क्योंकि अडानी के पास कुल मिलाकर 36,000 लोग काम करते, 36,000। इससे ज्यादा तो शादी अपनी बेटे की करने के बाद अंबानी ने 42,000 लोगों को कम किया था, ले ऑफ दिया था, काम से निकाला था। तो उससे कम लोग अडानी के पास काम करते, तो कोई भारत माता की सेवा करने के लिए नहीं बैठा है। और दूसरी तरफ सारे पीएसयू, सारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जवाहरलाल नेहरू ने जिनको रोज कोसते हैं प्रधानमंत्री, वो उन्होंने जो भी कुछ बनाया था वो सारा अडानी के हवाले कर दिया। हमारे एयरपोर्ट्स अडानी के, हमारे पोर्ट्स अडानी के, वहां पर ड्रग्स आ रहा है, वो उसका अनगिनत ड्रग आ रहा है जो युवाओं को बर्बाद करता है, वो सारा किसका है किसी को नहीं मालूम। मुंबई में धारावी अडानी को, देश में परिवर्तन जारी है, अब धारावी की बारी है, ये जिंगल लगती है, वो अपना धारावी बनाओ अभियान, वो भी अडानी का। तो ये सारी जो चीजें हैं वो देखने के बाद मैं सोचने लगा, मैं सोच में पड़ गया कि मैं पक्ष तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये कोई लेफ्ट और कैपिटलिज्म की बात नहीं है या फिर स्वदेश और विदेश की बात नहीं है। ये हर जगह जाके मुंह मार के हर देश में भारत का नाम बर्बाद कर रहा है, भारत के रिलेशन बर्बाद कर रहा है। चाहे केनिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, कनाडा हो, जहां ये लोग जाते हैं बर्बादी लाते हैं भारत देश के लिए।
हमारी प्रभुता जो संप्रभुता जो है हमारी अलिप्तता से आती है। हम जी, नॉन अलाइन देश है जो बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू से हमारी फॉरेन पॉलिसी रही, वाजपेयी ने भी उसको फॉलो किया। वो इसीलिए क्योंकि हम किस्म के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, ना ही किसी को आंतरिक मामले में हमारे हस्तक्षेप करने देते। यहाँ पर मोदी जी जाके अगली बार ट्रम्प सरकार बोलने लग गए। वो हर चीज ऐसी करने लगे कि दूसरों के आंतरिक मामले में आप दखल अंदाजी करने लगे। अब तो कई कनाडा ने तो संगीन आरोप लगाए हैं और हमारे आंतरिक मामले में लोग भी आने लगे क्योंकि हमारा अडानी साहब जाके वहां बिजनेस के नाम पर और कुछ करा रहे हैं। तो वो देशभक्त तो हो नहीं सकते। तो मैं सोचने लगा कि अब बीजेपी क्यों इनको डिफेंड कर रही है। तब जाके मैंने अनफोल्ड किया इस केस को, तब मुझे पता चला कि राहुल गांधी जो बोल रहा है वो जरूरत से कई गुना ज्यादा है, यानी वो बहुत कम बोल रहे हैं, यानी कई गुना ज्यादा गंभीर समस्या है। और देश का जो सारा पतन है आज की तारीख में, या अंधा युग में देश फंस चुका है, या हिंदू मुसलमान मुद्दा हो या कोई भी, जो आपको मेन मेन जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर फोकस करने देता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजों पर फोकस करने देता। उसकी वजह यह है कि अदानी को बचाना है बस। तो ये मैं समझ गया कि अरे हम तो केंद्र से चूक गए हैं और हम इर्द गिर्द लोगों को आलोचना पे घूम रहे हैं, यानी जी, मुस्लिम लिंचिंग हो रहा है। वो कोई भी बात अडानी की बात से आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए की जाती है। तो जी। मैं समझ गया कि ये मैं यहाँ उसी बहुत। पर आ रहा था। मैं उसी पर आ रहा था राजू जी की ये स्ट्रेटजी इनकी हर बार यही रही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करें, या जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा तो एक छोटी सी चर्चा संसद में करवा देंगे। प्रधानमंत्री के मुंह से अडानी का नाम कभी नहीं निकलता है। वो शायद उस चर्चा में भाग भी न लें, ये भी हो सकता है। तो क्या इसको इसी तरह से डिफ्यूज कर दिया जाएगा इस बार भी ये मामला इसी तरह से, या चूंकि ये मामला अमेरिकी कोर्ट में, वहां उनका वश नहीं चलेगा और वहां जो कुछ होगा उसका असर पड़ना लाजमी है, तो फंस गए हैं मोदी जी बुरी तरह। सर मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी तो चीन के बारे में भी नहीं बोलते संसद में कुछ, क्योंकि मणिपुर के बारे में भी नहीं बोलते। अडानी का सारा एक मेन सोर्स जो है वो चीन से ही आता है। तो चीन का एक, हम लोग इनडायरेक्टली चीन के गुलाम हो रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ऐसे ही ये वेस्ट इंडिया कंपनी है, हम गुलाम हो ही रहे हैं सर। मोदी जी बोल नहीं सकते क्योंकि उनके मुंह खोलने से उनके तर्क को कोई आधार नहीं है जो जवाब दे वो, और ऐसी कोई मेधा नहीं है उनके पास कि वो उसका जवाब पैनी दृष्टि से दे सके। तो उन्होंने मुकुल रोहतगी, आज वो महेश जेठमलानी ने उनको आगे किया। वो जो जानते हैं उनको, उनकी जानकारी में जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो काट देते हैं दूसरे की बात को, उनको लगता है कि मुकुल रोहतगी और ये महेश जेठमलानी बचाएगा। सर ये बात जो है वो बेसिकली इकोनॉमी की है। तो आप यहाँ पर आप अपने मिसेस को एमआरएस करके बच के नहीं जा सकते। ये तो ग्रामर तो है ही नहीं कि आप गलती की करें तो भी लोग समझ लेंगे कि ये भाषा ये आती नहीं है, ये कहना चाहते होंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प को डोनाल्ड ट्रम्प कहे तो भी चल जाता है वहां पर, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। एक इकोनॉमिक्स ये शाखा है जो एम्पिरिकल साइंस है, लेकिन उसका असर जो है वो ठोस पड़ता है, और वो निवेशकों पे, देश की अर्थव्यवस्था पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे ठोस पड़ेगा। सर अडानी देश के जिन लोग स्टॉक तो फिर चढ़ गए हैं, अडानी के स्टॉक तो फिर से चढ़ गए हैं। देखिए ये स्टॉक चढ़ना, ये इसके ऊपर भी मैंने उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी की देखी। मैं मुझे आश्चर्य होता है कि उनको इतना टू मच, ही नोज टू मच, वो फिर भी हमको बहुत कम बताते हैं। जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि उनको कितना ज्यादा मालूम होगा, यानी आपको इतना ज्यादा मालूम हो जाता है कि नींद उड़ जाती है आपकी। सर ये शेयर मार्केट है आज की तारीख में, ये कंट्रोल्ड बाय अडानी एंड अंबानी एंड ये ग्रुप है। तो आपको ये गिरावट दिखती है, या एक ही बार जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था तो ये लोग पूरी तरह से सावधान नहीं थे, तो वो शॉक वेव की तरह आया तो पूरी तरह से अडानी धाराशायी हो गए। वो रियल था। आज उसके बाद इन्होंने सीख लिया कि हमें सिंथेटिक रूप से मार्केट को तैरता रखना है ताकि लोगों को पता ना चले। ये कैसा है मालूम है आपको? स्टालिनग्राड में हार होने के बाद जर्मनी के अंदर, बर्लिन के अंदर रशियन लाल सेना जब तक आई,
तब तक गोबेल्स जर्मन लोगों को भ्रमित कर रहा था अपनी प्रोपागेंडा से कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तो लोगों को लगता था हम जीत रहे हैं। जब लोगों को जब लाल सेना के लोग आए और औरतों को उठा के लेके गए, तब उनको पता चला यार गोबेल्स ये क्या कह रहे थे फिर। तब तक हिटलर खुदकुशी कर चुके थे, तो बचने वाला कोई नहीं था, तो पूरी जर्मनी वो ध्वस्त हो गई। तो बात ये है सर, ये शेयर मार्केट तो वो स्पीडोमीटर है, आपको स्पीड दिखा रहा है ना, जिसका एक्सीलेटर से वायर तोड़ दिया गया है ये अडानी अंबानी द्वारा। तो वो सिंथेटिक रूप से पूरा 120 पर ही रखा है। तो आपको लग रहा है गाड़ी 120 से चल रही है, आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, लेकिन एक्सीलेटर से कोई रिश्ता ही नहीं है। आप ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये हरा और लाल रंग इनका। तो ये प्रॉब्लम आप समझ लीजिए। इसलिए निवेशकों को बार बार बताना जरूरी है कि आप जो ये कर रहे हो वो रतन खत्री के मटके से अलग कुछ भी नहीं है शेयर मार्केट। इस पे ये लोगों का वर्चस्व जब तक खत्म नहीं होता और ये कांड जो है वो पूरी तरह से खुल नहीं जाता और इसमें जो लिप्त है वो सारी सरकारें गिर नहीं जाती, तब तक शेयर मार्केट में धन लगाने से पहले 100 बार सोचिए। जब तक माधवी बुच वहां बैठी हुई है तब तक ये कुछ बदलाव आएगा भी नहीं। सर सिर्फ माधवी बुच नहीं, ये तो एक नाम है माधवी बुच, ये तो एक प्यादा है एक्चुअली। उसके पहले IAS अफसर यूके सिन्हा थे, वो एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, यानी एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो आप समझिए जो भी आएगा दूसरा वो जाएगी, दूसरा आएगा। तो ये कार्टेल का सदस्य जब तक वहां पर है, क्योंकि मोदी सरकार जब तक है सर, तब तक ये ही चलेगा। तो जेपीसी से पहला सवाल मोदी सरकार को होगा और वो पहले सवाल का ही जवाब नहीं दे सकते। और वो पहला सवाल क्या है ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति जान सकता है। और वो पहला सवाल ये है कि इतना बड़ा अपने दो देश के लोगों के साथ फरेब हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि पहली और सबसे बड़ा दायित्व जो है वो पीएमओ का है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, फिर एजेंसीज का है, सेबी बहुत बाद में आता है सर। सर बुच की प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, माधवी बुच जो है वो अपने आप में फ्रॉडुलेंट है ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नीचे की ईंट है, उसको निकालना नहीं चाहते क्योंकि वो उसको निकालने से पूरी इमारत गिर जाएगी। तो वो खंडहर नहीं बने पूरा बीजेपी का, इसलिए दूसरी वैसे ही उतनी आकार की ईंट नहीं मिलती, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मत समझिए कि माधवी बुच जाके दूसरा कोई आएगा तो ठीक हो जाएगा। सर ये सरकार ने ही किया है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने पाब्लो एस्कोबार का नाम लिया कोलंबिया में कार्टेल, मेडलिन कार्टेल, जैसे एल चापो जिसको एक्स्ट्राडिट किया बाद में कोलंबिया ने, जो सिनालोआ कार्टेल चलाते थे मेक्सिको में, वो सर सरकार के मालिक नहीं थे, वो उनका कार्टेल चला रहे थे। यहां पर कार्टेल सरकार चला रहा है और हम गुलाम है सर। तो समस्या यहीं से शुरू होती है कि आप जाएं तो जाएं कहां? आप अरुण मिश्रा के पास जाएंगे, वो बोलेगा कि अडानी सही है। आप जजेस के पास जाएंगे, जुडिशरी के पास जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि जजेस की संपत्ति कहां से आती है, कितनी, क्या आपको क्या मालूम था कि ये साइफनिंग कैसे होता है, विदेश में पैसे कैसे जाते हैं? तो ये जजेस के भी होते होंगे, आपको क्या मालूम है? और जहां तक जब खुद उनका जज सीबीआई जज लोया जी जो मृत्यु हुई, वो संशय हुआ उसके बारे में जो लिखी गई किताब, उसके ऊपर इन्होंने कहा तहकीकात की कोर्ट ने सीरियसली। तो बात समझ लीजिए आप कि ये सारा जो मामला फंसा हुआ है वो पूरा देश को लेकर फंसा हुआ है। तो आप अगर ये प्रोग्राम लगाएंगे तो नीचे भक्त आके चिल्लाने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी उनको चिंता नहीं है, वो रोज आते हैं। आप अडानी को नहीं, उनको रगड़ रहे हो, उनके मालिक को रगड़ रहे हो। आपको बीजेपी के मालिक को रगड़ रहे हो तो आप उनको दर्द तो होगा ही ना सर। तो यहां से मैंने अडानी जो केस है उसका अध्ययन बहुत अभी शुरू किया, 5 साल 4 साल पहले। उससे पहले मुझे इतना इतना मालूम नहीं था। मुझे लगा भी नहीं कि एक सरकार जो चुन के आई थी 2014 में, इतने लोग जो देशभक्त कहलवाते वो ऐसा कुछ करेंगे, देशद्रोह करेंगे। ये ट्रेजन है सर। ही इज अडानी इज एनिमी ऑफ द पीपल और एनिमी ऑफ द स्टेट। ये भारत की रिपब्लिक के साथ धोखा है, क्योंकि 23 से आज 24 दिसंबर तक उन्होंने छुपा के रखा अपना काम, अमेरिका में जो हुआ हो उनके भांजे के साथ। और लेकर साहब ये बताइए आप कि जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रही है मोदी जी की, उसमें कोई जांच नहीं हो सकती, जेपीसी वगैरह भूल जाइए।
ये उनको जेपीसी के लिए तैयार करना असंभव है। तो फिर होगा क्या? ये जो जैसे हिंडनबर्ग का हुआ वैसे इसका भी हो जाएगा काम तमाम। सर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अ, हर चीज की एक अपनी हद होती है, हर चीज की एक अपनी मर्यादा होती है। वो मर्यादा के आगे वो चीज जा नहीं सकती। आखिर समुंदर भी यानी 3/4 इस धरती पर समुंदर है, लेकिन उसकी मर्यादा को लांघता नहीं है। जब लांघता है तो सुनामी आती है। आप समझिए कि शिशुपाल ने भी 100 से ज्यादा अपराध कर नहीं सका, और रावण को भी, जिसका राम की हर वक्त दुहाई देती है भारतीय जनता पार्टी, तो राम ने भी अवतार लिया। जिस तरह से कहानी कही वाल्मीकि ने लिखी है, तो वो इसीलिए लिया क्योंकि रावण तो अकाट्य हो गया, क्योंकि सारे ग्रह उसने पैरों के नीचे कुचल डाले थे। तो नवग्रहों को कुचल रहा था, इंद्र को भगा के रखा था क्योंकि उसके बेटा ही इंद्रजीत था। तो ये सारी चीजें होने के बाद रावण का पराजय असंभव था। और उसका पराजय कहाँ होना है, नाभि कहाँ है, किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ विभीषण को मालूम था। तो बात यह है कि अदानी नाभि है सर, वहां तीर चलने ना देने का पूरी तरह से सरकार प्रबंध करती रहेगी, क्योंकि जेपीसी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अदानी वो नाभि है जिस पे तीर लगेगा। तो आगे तो आपको मालूम है, आप तो दशहरे के दिन दिल्ली में ही रहते हैं। हाँ, लेकिन तीर लगेगा कैसे? नहीं, तो मैं ये प्रश्न यही बताता है। हूँ कि वही वही लगातार जिस तरह से मोदी सरकार डिफेंड कर रहे हैं और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे वो। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी तानाशाही या कोई भी इकोनॉमी एक हद के बाद झूठ रिसीव नहीं कर सकती, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। आपको मालूम है, हमें केमिस्ट्री में विलयन बिंदु सिखाए जाते थे। जैसे कि पानी में आप शक्कर एक पॉइंट के बाद आप डाइल्यूट नहीं कर सकते, उसको विलयन बिंदु कहते हैं, वो विलयन बिंदु होता है। वैसे ये देश इकोनॉमिक फ्रॉड को एक पॉइंट तक ही एब्सॉर्ब कर सकता है। ये बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन 80 करोड़ भूखे हैं। आप समझिए, जिम्मेदारी भी उतनी ही है, और डेमोग्राफिकली यंग है। आप ज्यादा दिन इसको हिंदू मुस्लिम में झुलस कर ये मर नहीं सकता है देश। ये देश एब्सॉर्ब अपनी करने की कैपेसिटी वो क्या बोलते हैं, विलयन बिंदु पे लाके रखा है मोदी जी आप विलयन ने। अब बिंदु ये कहने में जेपीसी उसको बनाए बॉइलिंग ना पॉइंट बनाए, कह सकता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं उसको। बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। जी। तो ये लेकिन पॉइंट पे आने के बाद मैं बताता हूँ, या तो इकोनॉमी कोलैप्स होगी या तो पॉलिटिक्स कोलैप्स होगा। आपको चूज करना है, आपको चुनाव करना है, यानी विकल्प आपके सामने है, लोगों के सामने। आप अपने आंखों से इस देश की अर्थव्यवस्था को अडानी द्वारा ध्वस्त होते हुए देखना चाहते हो, या सरकार का रेसिग्नेशन लेना चाहते हो, इस्तीफा लेना चाहते हो मोदी क्या सरकार। आपको लगता है कि इसमें एक वो जो बॉइलिंग पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, वो अगर अमेरिकी केस में अमेरिका एक्सट्रेडिशन मांगता है अडानी, सागर अडानी, जैन, विनी जैन का, तो तब कुछ मामला अपने सिरे चढ़ेगा? सर मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष मुखिया है, और ये दो, और हम दो और हमारे दो जो है, वो इस पे आस लगाए बैठे हैं कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे, तब जाके पूरा भारत उनको पैरों में रख दे, सारे कागज साइन करके ब्लैंक पेपर पे, लेकिन अडानी को बचा ले। ऐसा कुछ तो तोड़ निकाली जा सकती है, ऐसा ये सोच रहे हैं। अब हालांकि इसमें आप ये सोचिए कि ट्रंप एक अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, तो वो भारत के लिए नहीं बनेंगे। उनकी घोषणा ही है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब वो सच झूठ उसमें मत जाइए, वो खुद 34 फेलनी और एक कन्विक्शन फेस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि और रिस्क लें, तो ले सकते हैं वो रिस्क। वो अमेरिका है, लेकिन एक दुनिया भी है तो है। तो ये जो जब करेंगे ट्रम्प के पास अपना जो सब कोरे कागज पे दस्तखत करके अपने देश को सौंप देंगे, तो चाइना क्या कहेगा, पुतिन क्या कहेगा? तो और उसका काउंटर फोर्स भी है ना, जिनके पास ये गिरवी रखे हैं अपने आप को। तो चाइना के पास भी रखे हैं, फिर रशिया के पास भी। जेलेंस्की को मिलने के बाद सफाई देने के लिए डोवाल साहब क्यों गए थे पुतिन के सामने? एक संप्रभुता खुद की है, जिसको वो देश ऐसी सफाई देता है किसी तानाशाह को जाकर? आपने देखा इंदिरा का, कभी जवाहरलाल का आदमी जाकर सफाई दे रहा है,
ब्रेजनेव को या स्टालिन को ऐसा दे रहा है, ऐसा देखा था कभी? नहीं ना। तो ये आधा हर जगह 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 एक ही कागज गिरवी रखे हैं, यानी देश हमको, हम और आप गुलाम एक देश के नहीं है सर, कई जगह हमको दस्तखत करके हमारी सरकार ने गिरवी रखा है। तो अब ट्रम्प साहब को जब रखेंगे तो वो भी व्यापारी है सर, उनके साथ एलन मस्क जैसे इंटेलिजेंट आदमी है जो कहते हैं कि ईवीएम हैक होती है, जबकि राजीव चंद्रशेखर ने कोशिश की थी उसको जवाब देने की, तो उसने तू तड़ाक से उनको चुप करा दिया। तो आप समझिए कि वो व्यापारी है, वो उसमें रिस्क कितना फैक्टर है और फायदा कितना है वो देखेगा। देखिए, लोगों को भारत चाहिए क्योंकि 140 करोड़ का मार्केट है, लेकिन भारत मोदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं चाहिए। एक लिमिट होता है, किसी की लायबिलिटी आप ले सकते हो। तो भारत की जनता मूर्ख हो सकती है, अगर मोदी जी मानते हैं कि भारत की जनता मूर्ख है, उनको अनंत काल तक सहती रहेगी। तो लेकिन विदेश में जो बनिया बैठे हैं, जो जैसे ट्रंप है, एलन मस्क, आप जाएंगे तो वो तोल मोल भाव करेंगे ना कि क्या माइनस सरकार ये भारत अपने कब्जे में आएगा या प्लस मोदी आसान रहेगा, ये फिर रशिया को जाके क्यों जवाब देगा, फिर रशिया से क्या रहेगा इनका रिश्ता, फिर पुतिन क्या सोचेगा, क्योंकि हमारे हथियार ज्यादातर स्पेयर पार्ट रशिया से आते हैं। फिर चाइना तो चाइना के पॉलिटिकल स्कूल में तो कोश्यारी से लेकर सब लोग सीखने के लिए जाते थे आरएसएस के, तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये दुनिया इतने आसान रास्तों से भरी नहीं है अडानी के लिए, ना मोदी के लिए। जितना तकलीफ डिमोनेटाइजेशन के बाद में भारत के लोगों ने सही है ना, उतनी ही तकलीफ अडानी और मोदी और उसके उनके सारा कार्टेल सहेगा। ये बात आप लिख के रखिए। जी, ये बताइए कि आपने नाम भी गिनाए कि 3-4 लोग बोल रहे हैं इस पूरे मामले पर। अपोजिशन के बाकी लोग ठंडे पड़े हैं या कोई उनमें बहुत जोश नहीं दिखता है इस पूरे मामले को लेकर। शरद पवार वगैरह की तो भूमिका हम सब जानते हैं किस तरह की रही। तो क्या अपोजिशन इस बार आपको लग रहा है कि इस मामले में एकजुट होकर दबाव बना पाएगा, जेपीसी की मांग मनवा पाएगा सरकार से? सर, ऑपोजिशन क्या होता है? आखिर भारत के लोग हैं। ऑपोजिशन पार्टीज अगर आप कहें तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इनके साथ है ही इसलिए क्योंकि वो हिस्सा है। देखिए, वो जो कार्टेल का हिस्सा नहीं है वो अपने आप को अलग कर सकता है। उद्धव ठाकरे ने कर लिया, पॉलिटिकली उसकी कीमत भी चुकाई क्योंकि चुनाव आयोग उनके साथ नहीं था। वो अलग अलग केस है। लेकिन सर, मैं बताता हूं कि जो विपक्ष यानी शरद पवार साहब है, उन्होंने पॉलिटिकल कीमत भी चुकाई और वो अडानी के साथ है। वो स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है एनडीटीवी में जाकर, संजय पुगालिया के साहब के साथ सामने बैठकर। तो वो है। ऐसे विपक्ष में भी कुछ लोग हैं जो इन कार्टेल में शामिल है, लिप्त है, ये सारे कारोबार में लिप्त है। तो वो स्वाभाविक रूप से कुछ बोलेंगे नहीं। और कुछ लोगों की मैं बात बताता हूँ जो बेचारे जेल भी जाके आए, जैसे अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन साहब। सर, उनके सामने चुनौतियां कई हैं। उनका जंगल बचाना है, उनको आदिवासियों को बचाना है, उनको जल बचाना है, उनकी भूमिका को, आइडियोलॉजी को बचाना है। तो उनकी प्रायोरिटीज बदलती है। तो जैसे कि एक पत्रकार अध्ययन हर चीज का करता है। देखिए, पत्रकार होता है वो डॉक्टरी का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करता है, वकील का भी कर लेता है, थोड़ा बहुत बिजनेस स्कूल में भी कर लेता है। वैसे एक पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। तो उनकी प्रायोरिटी की वजह से वो चुप बैठे हैं। जब लड़ने का समय आएगा वो लड़ेंगे। लेकिन सारे पॉलिटिशियन के बारे में आप विपक्ष के ऐसा नहीं कह सकते। मैं ये कहूंगा कि विपक्ष में कई लोग जो हैं वो मिल चुके हैं अडानी और एंड कंपनी को, और उनसे अपेक्षा नहीं। लेकिन देखिए, मेन ऑपोजिशन कौन होता है? एक सरकार चुन के आने के बाद उनका सबसे बड़ा ऑपोजिशन जनता ही होती है। देखिए, दुनिया की किसी भी सरकार को जनता पसंद नहीं होती। क्यों मालूम है? एक बार चुन के देने के बाद वो सवाल करने लगती है, वो आप हर चीज पे शक करने लगती है और हर चीज की मांग करने लगती है। तो के सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं, वो उसमें से कुछ विपक्ष के लोग भी होते हैं जो मिलके कार्टेल बनता है, उनका गठजोड़ होती है, आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो जनता के खिलाफ ही साजिश करते हैं। तो ये एक्सट्रीम लेवल का केस है अडानी वाला। लेकिन मोटा मोटी ऐसे ही होता है, कोई भी सरकार है, लाठियां बरसती है, यानी कोई भी सरकार आए तो कभी ना कभी जनता पे लाठी तो पड़ती है ना। क्यों पड़ती है भाई? आपकी सरकार है, आपका देश है, देश आजाद है, आपका रिपब्लिक है, फिर भी आपको लाठी क्यों पड़ती है?
क्योंकि सरकार कोई भी हो, वो प्रॉब्लम में आती है तो समस्या में घिर जाती है तो जनता की वजह से घिर जाती है। वो विपक्ष नाम है सर। विपक्ष क्या है? बिल्कुल। एक बोर्ड है, बोर्ड। एक नाम लिखा हुआ रहता है ना ऊपर, मेरा ये किराने का दुकान, वो जायसवाल एंड कंपनी किराने की दुकान ऐसा लिखा है। तो वो अंदर वो किराने की दुकान ही है, वो उधर ऊपर जायसवाल लिखा है या गोयल लिखा है वो अलग बात है। तो बात विपक्ष की है जहां तक वो लोग बनाते हैं, तो उनके नेता बिक चुके होंगे लेकिन जनता नहीं। और कुछ लोगों के बारे में मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, कुछ लोग अभ्यास नहीं कर पा रहे सर। ये इकोनॉमिक्स मैंने मिला हूं, मैं कुछ नेताओं से मिला हूं, वो जो सज्जन है वो ईमानदारी से चाहते हैं लड़ना, लेकिन उनको नहीं मालूम कि सर एग्जैक्टली इसको कैसे अध्ययन किया जाए। ये कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक्स है, फिर अमेरिका की कानून है, वो डर जाते हैं। वो डर जाते हैं स्वाभाविक रूप से। उनका आप बैकग्राउंड देखिए, वो जहां से उठकर आए और नेता बने हैं, तो उनको ये अध्ययन करना उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। ये अडानी, उनको मालूम नहीं कि रोज निजी जिंदगी, उनकी जिंदगी पर असर इसी आदमी की वजह से पड़ रहा है। उनको पता चल जाएगा, वो लड़ेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में अडानी गिरफ्तार हो सकते हैं? सर 2025 के अंत तक, यानी आज जो दिसंबर 2024 है, तो 2025 दिसंबर तक अडानी को या तो हिंदुस्तान में या बाहर किसी देश में, अन्य देश में वारंट तो निकलेगा। अब गिरफ्तार होने का सवाल जहां तक आपने पूछा है, तो कई देश होते हैं जहां आप भाग सकते हो। आप जैसे कि आपने रशिया में पनाह ली, तो आप नहीं गिरफ्तार हो सकते क्योंकि पुतिन जब तक है बचा लेंगे आप। तो गिरफ्तार होने का सवाल नहीं, लेकिन वारंट उनको 2025 अंत तक कहीं निकलेंगे। और देश से निकले नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि देश की साख बच जाएगी। बाहर से निकले तो और इज्जत जाएगी हमारी। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे लोगों ने ये किया है, ये सारी दुनिया में थू थू हो जाएगी हमारी। तो भक्तों को तो मंजूर है आप, लेकिन भक्त कितने हैं? 20-22% है सारे देश में। बाकी जनता देश की है, वो देश को चाहती है, देश की संप्रभुता को चाहती है। तो उनके लिए बड़ा बहुत बहुत प्रॉब्लम है। और ये कहना कि देश प्रेम का मतलब अडानी, देश प्रेम का मतलब मोदी, नहीं। कोई भी व्यक्ति या संस्था देश से ऊपर नहीं है। मैं खुद बोलता हूं राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि का मतलब ही ये है कि आप अडानी या मोदी या इनका हित नहीं देखिए। जनता का हित, निवेशकों का हित, किसान का हित, उनका हित देखिए, सेना का, लोग जो है, इंसान जो है, उनका हित देखिए। अंडर बिल्कुल, ट्रायल कैदी बैठे 5-5 साल बैठे और जुडिशरी जवाब नहीं दे रही है, तो वो देशद्रोह है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया फरूखदल साहब, आपने समय निकाला और थैंक यू। बहुत ही बेबाकी से अपने विचार रखे हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद नमस्कार। सर। जो सच्चाई